अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन 2.5 साल से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज कर रही है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर की 10 जमातों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कायम की। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाने का ऐलान किया। एक के बाद एक डेडलाइन दी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की गई। स्पीकर के खिलाफ बात की गई। मुंतखब ऐवानों से इस्तीफे देने की तजावीज़ सामने आई। हुकूमत उलटने के लिए लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया गया, मगर सिवाय चंद बड़े जलसों के पीडीएम और कुछ ना कर सकी। हुकूमत को गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद आज अमली तौर पर गैर फाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आती हैं। ऐसे में हुकूमत अपोजिशन को बेजान होने के ताने दे रही है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हमने अपोजिशन के साथ जूडो कराटे नहीं करने, क्योंकि अपोजिशन पहले ही मरी हुई है। वजीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। पार्लियामेंट चल पड़ी है, हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जूडो कराटे नहीं करने। वो तो आगे ही अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मत्थे लगेंगे खाम खा। सो हमें उनको तकरीर, मीडिया जो है उनके लिए खुला है, असम्बली उसके लिए खुली है, उनको तकरीर का मौका देना चाहिए। क्योंकि ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ठोक के 5 साल जो है ना, तुन के 5 साल पूरे लगाएगा। अब सूरत हाल ये है कि बजट इजलास जिसमें हमेशा अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देती है, उसमें हुकूमत भी अपोजिशन को टफ टाइम दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर का जवाब वफाकी वजीर असद उमर ने दिया। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की तो उसका जवाब हमाद अजहर ने दिया। अगर ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन करना है और हुकूमत ने भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है तो हुकूमत कौन चलाएगा? असल में जनाब स्पीकर, हुकूमत ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। ये समझते थे कि तमाशा करके वो अवाम को बेवकूफ बनाने में कामयाब होंगे। गुर्बत में तारीखी इजाफा, बेरोजगारी में तारीखी इजाफा, मगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मामूली इजाफा। उनको पता होना चाहिए कि अवाम को हमारे स्पीचेस की जरूरत नहीं जनाब स्पीकर। वो तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आप तो एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। इसके जवाब में वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन पर खुलकर तनकीद। हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला और ये नाबालिग लेक्चर जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया, उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है। उन्होंने हमें बताया कि ये मुल्क कैसे चलाना है। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पपेट्स। डू दे वांट अ गवर्नमेंट ऑफ कॉन्विक्ट्स? हम कोई 10% 20% की बुनियाद पे यहाँ नहीं आए। वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में, जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं आज उसका जवाब दूंगा। यानी अपोजिशन के हमलों के जवाब में हुकूमत अपना दिफा नहीं कर रही है, बल्कि आगे से अपोजिशन पर हमले कर रही है, जो इस इजलास में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अपोजिशन का मुस्तकबिल आखिर है क्या? हमारे साथ सीनियर साहब तो ज़िक्र सोहेल वड़ाइच और अस्मा शिराजी साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाइच साहब, हुकूमत जो इस वक्त नया कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो अपोजिशन की अपनी नाकामियों की वजह से है या हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से है? और लग रहा है आपको कि अपोजिशन इस वक्त मुकम्मल तितर बितर है, कोई टफ टाइम नहीं दे पा रही है हुकूमत को? मेरा ख्याल है कि आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। हुकूमत को 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो ये कि कुछ मईशत के शरह नमू में जो इजाफ़ा देखने में आया, बम्पर क्रॉप्स देखने में आई, उसकी वजह से हुकूमत को एक ये मिला कि जी उनकी हुकूमत में जो मईशत थी वो पहले ख़राब थी, तो अब मईशत ठीक होना शुरू हो गई है। दूसरा, अपोजिशन जो है वो तितर बितर हो चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें हुकूमत के फ़ायदे में चली गई। और दूसरी तरफ अपोजिशन है कि उसको एहसास ही नहीं है। आप देखें कि पीडीएम का आपस में इत्तफाक नहीं हो सका और पीडीएम तितर बितर हो चुकी है। अब तहरीक अदम एतमाद
लाए थे डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, कल मेरा ख्याल है उस पर भी समझौता हो गया है और वो तहरीक जो है वो भी वापस हो गई है। तो अपोजिशन की तरफ से तो कोई ऐसी मूव नहीं है जिसमें हुकूमत को कोई टफ़ टाइम दिया जाए, ना कोई जलसे हैं, ना जुलूस है, ना लॉन्ग मार्च है, ना कोई और है। तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन के पास भी कुछ देने को नहीं, कुछ कहने को नहीं, कुछ करने को नहीं। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसका प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत एक ऐसे जाल में फंस रही है। देखें, सियासत एक कुल का नाम है, मईशत एक जुज़ है। अगर मुल्क के अंदर सियासत ठीक नहीं होगी तो अगर मईशत ठीक भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। आप देखें, जनाब मुशर्रफ के ज़माने में मईशत ठीक थी लेकिन सियासत नहीं ठीक थी, तो इसलिए बिल आखिर मुल्क का कबाड़ा हुआ। इसी तरह आप जब भी देखते हैं कि सिर्फ एक जुज़्व ठीक हो जाए और दूसरा जुज़्व ख़राब रहे तो मामलात ख़राब हैं। इसलिए जब तक सियासत के अंदर एक हार्मनी नहीं आती, एक लेजिस्लेशन का रास्ता हमवार नहीं होता, एक मुज़ाकरात नहीं होते, उस वक़्त तक मैं समझता हूँ कि मुल्क सही डगर पर नहीं चलेगा। और ये चीज़ अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों को समझने की है। अपोजिशन तो मेरा ख्याल है कि अब शायद कोई एहतजाजी तहरीक की बजाय वो तो चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो और कोई ऐसा मामला चले कि जिससे अगले इलेक्शन के मामला तय हों। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इसलिए चाहती है कि अपोजिशन को और भी रगड़ा दे, और उनके बहुत सारे लोग अभी भी गिरफ्तार हैं और भी उन्हें रगड़ा देना चाहती है ताकि अगले इलेक्शन में वो अपना एजेंडा जो है करप्शन का, उसी पे ही इलेक्शन लड़ सके। आसमा शराजी साहबा, आपके हालिया कॉलम से एक लाइन के साथ मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने लिखा कि तादाद में बड़ी अपोजिशन मगर मुनक़सिम ऐसी कि गिनती में ही नहीं है। अपोजिशन की तकसीम का इंतज़ाम पार्लियामान से बाहर बैठे रहनुमाओं ने किया तो तदफीन का काम अंदर बैठे रहबरीन कर रहे हैं। यानी कि अपोजिशन खुद अपने वजह से इस वक्त कमज़ोर हो गई है या हुकूमत की अच्छी सियासत या अच्छी कारकर्दगी की वजह से कमज़ोर हो गई है? और ये कमज़ोरी अब आपको क्या 2023 के इलेक्शन तक मुस्तकिल लग रही है या हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन सकती है? देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे हुकूमत की अगर उसमें बेहतरीन उनकी एक परफॉर्मेंस रही है अपोजिशन को मैनेज करने के लिए, तो दूसरी तरफ ख़ुद को मैनेज करने के लिए और तकसीम करने के लिए अपोजिशन की कारकर्दगी भी बड़ी मुतासिर कुन है। और उसकी वजह ये कि एक बड़ी सक्सेसफुल आपने देखा डेवलपमेंट हुई जब पीडीएम बनी। उसके अंदर जो नुकात 21 या 22 रखे गए उसमें हुकूमत की रुखसती सबसे अव्वल नंबर के ऊपर रखी गई, और उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ ऑप्शंस जो थे उसके ऊपर एग्री किया गया, और मुख्तलिफ सारी जो जमातें थी, 9 जमातें थी, उसमें 2 पावरफुल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और ज़ाहिर है कि JUIF, बाकी तो ज़ाहिर छोटी जमातें थी, और उन सब ने इत्तफाक़ किया था। लेकिन आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पहले पीडीएम टूटी, और पीडीएम के टूटने से पहले की जो आपने कार्रवाई देखी जिसमें कि अपोजिशन को एक एज नज़र आता आया, और वो पार्लियामान के अंदर था, यूसुफ गिलानी का जो इंतखाब था उसके अंदर। और हम सब जानते हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए कि जितनी पैनिक उस वक्त गवर्नमेंट थी और हुकूमती बेंचेस थे, मेरा ख्याल है कि उससे पहले या उसके बाद कभी देखने को नहीं मिले। तो एक सक्सेसफुल किस्म का हथियार था जो कि अपोजिशन ने इस्तेमाल किया, और अपोजिशन ने उसको हथियार को उसका नतीजा भी देख लिया। फिर आपने देखा कि चेयरमैन के जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के मामले के ऊपर और बाप पार्टी के वोटों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर इख्तलाफात, और फिर पीडीएम के अंदर ही जो एक छोटी सी बात के ऊपर इख्तलाफ शुरू हुआ कि जरदारी साहब ने मियाँ साहब से कहा कि वो वतन वापस क्यों नहीं आते। उस इख्तलाफ के बाद पे दर पे हमले जिस तरह से हुए और ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से हुए, उसने पीडीएम को बिलाखिर तोड़ दिया। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, इससे पाकिस्तान की अपोजिशन को बहुत नुकसान हुआ। वरना क्या होता ये कि पार्लियामान के अंदर नंबर्स गेम जो है, जो भी पार्लियामेंट कवर करता रहा है उसको ये पता है कि नंबर्स गेम हर चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट होती है पार्लियामान के अंदर। उसके अंदर हुकूमत फंस के रह गई थी। अभी आप देखें कि जो बिलों की मंजूरी हुई है उसके अंदर भी तादाद पूरी नहीं थी। 3 बार कोरम जो है वो पॉइंट आउट हुआ है, और अपोजिशन इस बात के ऊपर एतराज़ कर रही है कि बार बार कोरम पॉइंट होने के बावजूद जो है उन बिलों को पास किया गया है। तो ये एक ऐसी, अभी जो स्पीकर का इलेक्शन है
उसके अंदर भी तहरीक अदम एतमाद जो डिप्टी स्पीकर पे वापस ली गई है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपोजिशन में अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए होगी। मगर ये आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो ज़ाहिर है कि नंबर्स गेम के ऊपर अगर कामयाबी नहीं भी मिलती तो हुकूमत के ऐवानों के अंदर थरथली ज़रूर मच सकती है। ये एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन एक वो नंबर टाइम था जिसमें कि अपोजिशन बहुत सक्सेस हासिल कर सकती थी, वो ट्रेन मिस कर दी। तो सुहेल बड़ाई साहब, एक 2-3 महीने पहले तक नून लीग ये कहती नजर आती थी कि बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी, फिर वफाकी हुकूमत में कारकर्दगी ऐसी है कि आज पंजाब में इलेक्शन हो तो हम क्लीन स्वीप करेंगे। मगर आपको लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत अपनी कारकर्दगी को भी पेश कर रही है, बयानियां बना रही है, और क्योंकि मईशत ने अगर बुरा अपना टाइम देख लिया है और यहाँ से मजीद बेहतरी आती है, तो 2023 के इलेक्शन के लिए इतना आसान नहीं होगा नून लीग के लिए, और हुकूमत एक बयानिया बनाने में कामयाब होगी अपनी कारकर्दगी का भी? मेरा ख्याल है अगला इलेक्शन बड़ा टफ होगा, और फ़िलहाल तो नून लीग को एज हासिल है, लेकिन आप देखें जितने बाय इलेक्शन हैं उनके अंदर जो पीटीआई का वोट है वो भी बढ़ा है, और 2 पार्टी सिस्टम की तरफ करेक्शन हो रही है वोटिंग की। ऐसे लगता है कि जो पहले दूसरी पार्टियों को और आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिला था या लोग गैर जानिबदार थे, वो अब 2 ही फरीकों की तरफ जा रहे हैं, एक नून लीग और दूसरा पीटीआई, जिसमें फ़िलहाल नून लीग को ज़ाहिर है एज हासिल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये एज हासिल रहे। अगर मईशत में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, गवर्नेंस भी बेहतर हुई, तो मेरा ख्याल है कि इनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। लेकिन शाहजेब साहब, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये बात याद रखनी चाहिए कि हम किसी को भी लीज ऑफ लाइफ फॉर 2 ईयर्स नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। फ़र्ज़ करें कल को कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है और हुकूमत कार्नर हो जाती है, तो हालात फिर वही हो जाएंगे जैसे कि पीडीएम की मूवमेंट के दौरान थे। और अगर कोई ऐसा इवेंट नहीं होता, हुकूमत मामलात को ठीक तरह से लेके चलती रहती है, तो फिर डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बनेगा। आप भी समझती हैं अस्मा कि अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर ही फोकस रखे तो 2023 का इलेक्शन एक टफ इलेक्शन हो सकता है? जो नून लीग 3 महीने पहले कहती थी कि जी पंजाब में हमारी बड़ी अच्छी सूरत हाल है, वो बदल सकती है। जी बिल्कुल, और इसके इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि मईशत के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि आप वक्त लगता है और वो अचीव हो जाती है। मसलन आपने देखा कि बहरहाल पहले से हालात बेहतर हुए हैं, और अगर 2 साल का अरसा मिल जाता है तो ज़ाहिर है कि हुकूमत कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर लेगी कि जिसके ऊपर वो अपोजिशन के उस नैरेटिव को के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी और एक अपना नैरेटिव खड़ा कर देगी कि हमने करप्शन का ख़ात्मा किया, करप्ट लोगों को जेल में किया, और आप देखिए कि हमारे ये आदाद शुमार हमें मिलना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन के पास ये चांस अभी भी मौजूद है कि वो टफ से टफ टाइम देती चली जाए। भले वो पंजाब का प्लेटफॉर्म है, वो इधर का प्लेटफॉर्म है नेशनल असम्बली का, लेकिन ये बात तय है कि अपोजिशन ने भी अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि इंतखाबात उनको 2023 के अंदर ही या अगले साल में कम से कम जो है वो होते हैं, दिखाई देते हैं। कोई इन हाउस चेंज की जो इम्कान है वो बीच में से निकल गया है, जो कि इससे पहले ऑप्शन जो था वो अपोजिशन अवेल करना चाहती थी और उसके ऊपर बबांगे दौल बात भी कर रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज़ दरमियान से निकल गई है तो हुकूमत के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपोजिशन के साथ बैठ के पार्लियामान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात जो कि अगले कम से कम 2 साल के अंदर या 1 साल का जो है वो एजेंडा है, और उसके ऊपर सियासत बहुत गर्म होगी, और ये इलेक्शन कमीशन का महाज हो या कोई और भी महाज हो जो कि खुलने वाला है बहुत जल्द, इसके ऊपर जो है वो अपोजिशन कामयाबियाँ समेट सकती है और हुकूमत को एक अखलाकी शिकस्त जो है वो दे सकती है। जहाँ तक कि इंतखाबी इस्लाहात का मामला है या अभी इसी लेजिस्लेशन में अगला जो स्टेज है सेनेट के अंदर जहाँ पे उनका नंबर ज़्यादा है, वहाँ पे वो ये कामयाबियाँ समेट सकती है और हुकूमत के नैरेटिव को नाकाम बना सकती है। मगर डिपेंड उस पर करता है कि ये दोनों जमातें किस संजीदगी के साथ पार्लियामान के इस महाज को आगे लेके जाती हैं। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, और पर बात करेंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन एक संगीन मसला बन रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में हज़ारों खानदान बेघर हो सकते हैं, अपने कारोबार से महरूम हो सकते हैं। अहम बात यह भी है
कि उनमें से ज़्यादातर ख़ानदानों ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर ये घर बनाए हैं, कई सालों से यहाँ आबाद हैं, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है। साथ ही तजावुज़ात पर कायम इमारतों और दुकानों को भी गिराया जा रहा है। आज KMC ने सुप्रीम कोर्ट में तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की रिपोर्ट जमा कराई। साथ ही सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना है कि अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब में 15% तजावुज़ात तोड़ी जा चुकी हैं, जबकि मुकम्मल तामीरात गिराने में कई हफ्ते लग सकते हैं। मगर दूसरी जानिब सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जो सियासी जमातें कराची में सालों से सियासत कर रही हैं, उन्हीं लोगों के वोटों से मुंतखब होती रही हैं और इन्हीं जमातों के सामने और इनकी सरपरस्ती में तजावुज़ात पर घर और दुकानें बनी हैं। वो जमातें आज मुतासरा ख़ानदानों की रीसेटलमेंट का इंतजाम करने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं और सिर्फ बयानबाजी तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी MQM को और MQM पीपल्स पार्टी को ज़मीनों पर कब्ज़ों और तजावुज़ात में मुलव्विस होने का जिम्मेदार करार दे रही है। आज भी MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से बात की। मैं चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त और अपील करता हूँ और अपील लगाता हूँ कि आप कराची में होने वाले कब्ज़े के ऊपर एक कमीशन कायम करें और इसकी तहकीकात करें। हम हैं तो हमें भी लटकाइए। आप बहरिया टाउन के ऊपर जुर्माना लगाकर उसको तो कानूनी शक्ल इख्तियार करने की इजाज़त दे देते हैं। आप बनीगाला के ऊपर भी जो है वो जुर्माना लगाते हैं और उसको भी रेगुलराइज कर देते हैं। तो भाई कराची के शहरियों ने क्या कसूर किया है? अगर इनसे कोई गलती हो भी गई है तो आप उनके ऊपर जुर्माना लगा दें, उनकी जगह कम अज़ कम उनके सरों से उनकी छतें ना छीनें। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का कहना है कि नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए मुतबादिल ज़मीन सिंध हुकूमत दे सकती है, मगर उनकी आबादकारी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। बात कल वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने हमारे प्रोग्राम में कही। नालों के ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट हट रही है उसकी रिहेबिलिटेशन और जो कंपनसेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको यकमुश्त पैसे नहीं देना चाहती तो हम उस पर नहीं कर सकते। अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको घर बना के नहीं देना चाहती हम उस पर जिद नहीं कर सकते। सिंध गवर्नमेंट क्या कर सकती है मैक्सिमम कि अगर वो ये कहें कि जी हमें इनके लिए मुतबादिल ज़मीन चाहिए, सिंध गवर्नमेंट उस ज़मीन का इंतजाम कर सकती है और जहाँ पर अवेलेबल है कराची शहर के अंदर हम उनको ज़मीन का बंदोबस्त करके दे सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में कौमी असम्बली में कराची की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि 2018 के इंतखाबात में कराची की 21 में से 14 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती थी। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद बार बार कराची के अवाम को रिलीफ पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर चुकी है। आज भी वफाकी वजीर शिबली फराज ने कराची में मीडिया से बात करते हुए तस्लीम किया कि कराची ने अक्सरियत सीटों पर हमें कामयाब किया है, इसलिए हम पर कराची का हक बनता है। हमारे लिए तो ये सियासी तौर पे भी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ के लिए कराची के लिए जितने ज़्यादा मंसूबे कर सकें, बिकॉज़ कराची एक किस्म का कराची हमारे जितनी भी अक्सरियत सीटें थी उसमें हमें जिताया है, तो ज़ाहिर है कि उनका हक हम पे बनता है और हम उस हक को पूरा करने के लिए अपने पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बिकॉज़ ये कोई एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये मुस्तकबिल की बात है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा को दावत दी कि कराची के इशू पर बात करें, मगर वो नहीं आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। बजट में 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं और ये खदशात बढ़ रहे हैं कि इससे मजीद महंगाई आएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में मजीद इजाफा होगा। पहला महंगाई का इजाफा तो टैक्स की मद में नहीं बल्कि पेट्रोलियम लेवी की मद में होगा, जिसके लिए आवाम तैयार हो जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 610 अरब रुपए रखा है, जिससे 25 रुपए फी लीटर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। बिजली की कीमतों में इजाफा ना करने पर भी अभी तक हुकूमत IMF को नहीं मना पाई है। इसके अलावा ऑपोजिशन एतराज उठा रही है कि चीनी आटा और महंगा हो जाएगा। तनख्वाहदार तबके के मेडिकल अलाउंस पर टैक्स लगा दिया गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत पर सवाल उठाया कि स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए कमाने वालों के टैक्स पर तो हुकूमत ने छूट दे दी है, मगर तनख्वाहदार तबके के मेडिकल अलाउंस पर टैक्स लगा दिया है। बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स को तो मुसलसल एमनेस्टी दी जा रही है, मगर चीनी और मिल्क पाउडर पर टैक्स लगा दिया है। 850 सीसी की गाड़ी पर तो टैक्स की छूट दे दी है, मगर साइकिल पर सेल्स टैक्स लगा दिया है। बजट का जायजा लेते हैं। बजट के मुताबिक पैकेज दही, चीज, मक्खन, मिल्क क्रीम और सूखे दूध पर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। शहबाज राना की स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत से ट्रायल बेसिस पर 3 साल के लिए सेल्स टैक्स 10% से 0 पर करने को कहा था, मगर उसे 17% पर करने से महंगाई होगी। हुकूमत तकरीबन 3.5 अरब रुपए इस मद में इकट्ठा कर पाएगी। शौकत तरीन साहब के सामने हमने ये मामला रखा तो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि यह टैक्स दरामदशुदा महंगी अशिया पर है।
दूध पे कोई सेल टैक्स वगैरह नहीं है, ये इम्पोर्टेड चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बाहर से इम्पोर्टेड आती हैं, क्रीम्स आती हैं, इस किस्म के पाउडर्ड मिल्क वगैरह जो बहुत जो मतलब अमीर लोगों की जो चीज़ें लवाजमात हैं उन पे हमने लगाया है, उसमें हमारे गरीब आदमी ऑन द स्ट्रीट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिटेल की सतह पर चीनी पर सेल्स टैक्स इकट्ठा करने पर चीनी की कीमत में 5 से 7 रुपए इजाफा होने का खदशा है। इसके अलावा आटे के मिल मालिकान एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम टैक्स शेड्यूल से निकाल दिया गया है, जिससे टर्नओवर टैक्स कम से कम 0.25% से बढ़कर 1.25% हो जाएगा। हमने ये मामला भी शौकत तरीन साहब के सामने रखा तो उन्होंने बताया कि अगर शेड्यूल में फ़र्क है तो देख लेंगे। आटे का मुझे नहीं समझ आ रही क्योंकि मैंने तो फूड आइटम से कोई ऐसा सेल टैक्स वगैरह नहीं लगाया। अगर शेड्यूल में फ़र्क है तो हम देख लेंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके पर 10 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए गए हैं। उनके मेडिकल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड्स की सेविंग्स पर भी टैक्स होगा। माही टैक्स उमूर इकरामुल हक के मुताबिक अगर किसी मुलाजिम को कोई बड़ा ऑपरेशन जैसे कि हार्ट सर्जरी करानी पड़ी तो उसका टैक्स का बोझ 57% से बढ़ जाएगा। हमने शौकत तरीन साहब के सामने ये मामला रखा तो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया। नहीं जी, जो उधर जो सैलरीड लोगों के ऊपर जो हमने टैक्स लगाया है वो उनके लगाया है जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनकी फ़र्ज़ करें पेंशन की भी बात हुई थी वगैरह, जिनकी 50-50 लाख रुपए से ऊपर की जो तनख्वाहें हैं उनके ऊपर एक मतलब थोड़ा सा टैक्स लगाए तो वो इसी या रादर एग्जेम्पशन हमने निकाली हैं थोड़ी सी। अदरवाइज़ तो मैंने तो पेंशन जो हैं उसके भी काफ़ी ऊपर लेवल तक जो है टैक्स नहीं लगाया। अब अहम बात यह है कि मेडिकल अलाउंस की मद में हुकूमत ने 1.8 अरब रुपए रखे हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स को 15% से कम करके 12.5% किया है, जिससे 2 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा होगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। पाकिस्तान का शुमार ऐसे मुमालिक में होता है जहां अगर किसी खातून को हिरासा किया जाता है, उसकी किरदार कुशी की जाती है, तो इंसाफ हासिल करने के लिए उस मुतासरा खातून के रास्ते में न सिर्फ मुल्जिमान आते हैं बल्कि इंसाफ दिलवाने वाले सरकारी इदारे भी मुश्किलात का सबब बनते हैं। ऐसे केसेस की भरमार है जहां ये रवैया मामूल बन चुका है, मगर अब एक ऐसे केस का फैसला सामने आया है जहां तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुतासरा खातून ने हार नहीं मानी और इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन क्या इस कामयाबी को सरकारी इदारों की जीत के तौर पर लिया जाए या इन इदारों की गफलत के तौर पर देखा जाए, ये सवाल अहम है, क्योंकि 2015 में एक खातून लेक्चरर की फेसबुक पर जाली ID बनाई गई। उनकी तस्वीर में रद्द-बदल करके उन्हें नाजेबा तस्वीर से जोड़ा गया और उन्हें शाया करके नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। फिर 2016 में एक और जाली अकाउंट बनाकर इन खातून की तस्वीर के साथ ऐसा ही किया गया और जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी उस यूनिवर्सिटी के पेज पर यह तस्वीर पोस्ट की गई और ये सिलसिला जारी रहा। तालीम के शोबे से वाबस्ता खातून की शोहरत को नुकसान पहुँचाया गया और इनके ख़ानदान को जहनी अजियत में डाल दिया गया। मुतासरा खातून ने बार बार FIA के पास शिकायत दर्ज कराई और फिर जाकर FIA ने कार्रवाई का आगाज़ किया। 2016 में FIA ने फेसबुक को इन जाली अकाउंट्स के हवाले से तफसीलात देने की दरख्वास्त की और IP एड्रेस मिलने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सारिफ का नाम और पता पूछा गया। नाम और पता मिलने पर FIA ने छापा मारा और तफ्तीश के दौरान पता चला कि जो शख्स जाली अकाउंट्स बनाकर खातून लेक्चरर की तस्वीर में रद्द-बदल करके नाजेबा तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा था, वो कराची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फरहान कामरानी थे, जिन्होंने न सिर्फ FIA के सामने एतराफ़े जुर्म किया बल्कि इस जुर्म के सबूत भी FIA के हवाले किए। FIR दर्ज हुई और बज़ाहिर ये एक ओपन एंड शट केस था, लेकिन फिर इस केस में मोड़ आया। FIA जैसे इदारे ने इस केस में सबूतों की फाइल ही घुमा दी, जिसकी वजह से ये केस इल्तवा का शिकार होता गया और ये बात खुद मुतासरा शख्स ने अपने इन दर्जनों खतूत और दरख्वास्तों में लिखी है। मुतासरा खातून ने इस हवाले से कौमी असम्बली में इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सेनेट में इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी के उस वक्त के सरबराह मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत कई मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखे और 2019 में सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर की। साथ ही मुतासरा खातून ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि उन्हें इस ट्रायल के दौरान न सिर्फ FIA की तरफ से गफलत और गैर संजीदगी का सामना करना पड़ा बल्कि FIA के कंडक्ट से जाहिर होता है कि वो मुल्जिम की हिमायत कर रहे हैं और मुल्जिम की तरफ से भी उन्हें मजीद हिरासा किया गया, डराया और धमकाया गया। लेकिन इन तमाम तर पहलुओं के बावजूद मुतासरा खातून अपना केस लड़ती रही और फिर सिंध हाई कोर्ट की मुदाखलत और मुतासरा खातून की अनथक कोशिशों के बाद मुल्जिम को सेशन कोर्ट ने 3 दिन पहले पीका की शिक के तहत 3 साल और पाकिस्तान पीनल कोड की 2 शिकों के तहत 3 और 2 साल की सज़ा सुनाई और ये सज़ाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बगैर किसी शुबे के साबित करने में कामयाब हुई है। लेकिन क्या प्रोसिक्यूशन ने मुतासरा खातून के लिए आसानियां पैदा की या इस केस को अपनी गफलत की वजह से मजीद उलझा दिया, जिससे नुकसान
केस को हुआ? इंसाफ देर से मिला। हमने इस पूरे मामले पर FIA से मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इस केस में मदद फराहम करने वाली डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और बोलो भी तंजीम की को फाउंडर फरिया अजीज़ हमारे साथ मौजूद है। फरिया अजीज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है हमने देखा है कि हरासमेंट के केसेस में वैसे ही जो विक्टिम ख़वातीन होती हैं वो शिकायत नहीं करती, उनके ख़ानदान भी उन्हें रोकते हैं कि जी आगे जाके मामलात इदारे भी ताउन नहीं करते, केसेस में किस तरीके की रुकावट आती हैं। इन खातून ने हिम्मत की, 5 साल बाद इन्हें इंसाफ भी मिला, मगर ये जो इंसाफ मिला है इस पर जो इदारे का किरदार है उसे हम सेलिब्रेट करें कि जी बड़ा अच्छा उन्होंने ताउन किया, या उसके ऊपर अभी भी तनकीद बनती है कि ये खातून अपने लिए ना खड़ी होती तो उन्हें इंसाफ ना मिलता? जी शुक्रिया शाहजेब। ये सवाल ज़्यादा पैदा होते हैं, ये ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे FIA की कामयाबी है, लेकिन इस कन्विक्शन आने तक क्या मरहला रहा है ख़ास तौर पे विक्टिम और कंप्लेनेंट के लिए। ये इनकी चौथी एप्लीकेशन जब FIA के पास गई थी तो उसके बाद FIA हरकत में आई। जब ये कानून 2016 में आया, अक्टूबर में FIR कटी और उस दौरान उसके फ़ौरन बाद ये कंप्लेनेंट ने रुजू किया क्योंकि उनको प्राइवेट काउंसिल की हेल्प चाहिए थी। FIA इनको बिल्कुल नहीं गाइड कर रहा था। इस केस में जो सेक्शन 21 एक प्राइमरी केस है, ये कॉग्निजेबल है, इसमें स्टेट पार्टी है, FIA का केस है, वो लेके चलते हैं आगे उनके प्रोसिक्यूटर। तो क्यों कंप्लेनेंट को प्राइवेट वकील का सहारा लेना पड़ा? और वो भी प्रो बोनो उन्होंने किया, लेकिन हर किसी के पास ये भी फैसिलिटी नहीं होती कि वो कर पाएँ। तो वहाँ से लेके बेल की हियरिंग्स होती रही, उनको बताया तक नहीं गया था। उसके बाद बेल जब हाईकोर्ट में लगा, 2017 की बात है ये, उस वक्त फाइल गुम हो गई। 2 साल वो मुसलसल एप्लीकेशंस जिस फॉर्म पे कर सकती थी, जो नया डायरेक्टर आता था, डेप्यूटी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, वो FIA में दरखास्तें देती गई, वो वफाकी मुहतसिब के पास गई, वो NCHR गई, वो NCSW के पास गई, वो सेनेट के HR कमेटी और नेशनल असेंबली की कमेटीज़। 2 साल इनके गुजरे हैं कि फाइल आप ले आएँ ताकि ये केस चल सके। तो आप एडजर्नमेंट रिकॉर्ड अगर देखें तो वो इसलिए था कि मिसिंग फाइल है, या फिर उसके बाद उनको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट जब गई तो वहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये फ़ाइल रिकवर की जाए, ये मेरा केस प्रेजुडिस हो रहा है, ये नेग्लिजेंस की वजह से FIA के। तो काफ़ी महीनों बाद ये कोर्ट को बताया गया कि फ़ाइल मिल गई है। उसके बावजूद फ़ाइल मिलने के बाद बहुत महीनों बाद तक वो कोर्ट में लोअर कोर्ट में जमा नहीं कराई गई। उसके बाद जो एक पूरा प्रोसेस चलना था, इनके तो स्टेटमेंट भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, लेकिन आगे फिर FIA ने अपने विटनेसेस पेश करने थे, एविडेंस पेश करनी थी, उसमें भी उन्होंने और मज़ीद 2 साल लगा दिए। वो उन्होंने फिर और 3-4 दरखास्तें दोबारा हाई कोर्ट में डालनी पड़ी। 2 साल हाई कोर्ट डायरेक्शन देते रहे, 2 महीनों में ट्रायल ख़त्म करें, 2 महीनों में ट्रायल ख़त्म करें। उसके बावजूद इतना खिंचते खिंचते तकरीबन 5 साल का अरसा हो गया। तो एक तो ये जो प्रोसीजरल डिले हुआ है, उसके बाद इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, इनके साथ जो बीच में होता रहा, इनकी नौकरियां गई हैं, इनको और मज़ीद निशाना बनाया गया सोशल मीडिया के कैंपेन्स पे, उसकी भी दरखास्तें FIA को गई। FIA ने उनके कंप्लेंट्स पे बिल्कुल एक्ट नहीं किया। इस तरह के उनको कमेंट सुनने को पड़ते थे FIA के IO से कि इनको तो पढ़ाने का शौक़ है, जैसे कि रोज़ी रोटी तो कमानी ही नहीं है। तो ये एक माहौल, एक रवैया, एक प्रोसीजरल डिले। और दूसरी बात ये कि इतना इन्होंने डिले किया कि अक्यूज को जिस वक्त बेल हुई बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद, वो इस बुनियाद पे हुई कि आपने इसको अंडर अरेस्ट जेल में रखा हुआ है, ट्रायल चल नहीं रही है, उसका राइट बन गया था बेल एट अ पॉइंट, और इसलिए उसकी सज़ा पूरी हो चुकी है। बहुत सारे अखबार ये कह रहे हैं कि 8 साल सज़ा, उनको 3 डिफरेंट सेक्शंस में सज़ा हुई है, लेकिन वो मुद्दत पूरी हो चुकी है क्योंकि ट्रायल ही इतना लंबा खिंचा कि अब कोई जेल टाइम बाकी रह नहीं गया है इसमें, क्योंकि उनको चार्ज किया गया है 3 मुख्तलिफ सेक्शंस में। सो वो दोबारा ऑर्डर लिखना होगा कि 3 साल, 3 साल, 2 साल, और उसमें ऑर्डर में ये लिखा है कि ये कंकरेंटली चलेंगे। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो एक साथ चलेंगे। तो ये जब से अरेस्ट हुए थे अक्टूबर 2016 में,
और जब बेल मिली है सितंबर तकरीबन 2019, तो वो जो दिन रात मिला के एक कैलकुलेशन होती है वही ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, सिवाय शायद कुछ दिन के। तो ये तो अब इन्होंने अपनी सज़ा काट ली है क्योंकि ट्रायल ही इतना लंबा चला है। साथ में ये बताएगा कि पाकिस्तान में यही डिबेट रहती है कि सख्त से सख्त कानून बना दें, सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ कर दें तो फिर जुर्म नहीं होगा। कानून पे अमल दरामद का हमेशा मसला रहा है। जब पीका का कानून आया तब भी ये कहा गया कि जी अब ख़वातीन को हिरासा नहीं किया जाएगा। आपका क्या तजर्बा है? क्या वाकई हिरासा करने के वाक़यात में कमी आई है? इस कानून की वजह से सज़ाएँ तेज़ हुई हैं? बिल्कुल, देखिए उस वक्त बयानिया ये था कि कानून आएगा तो ये एक तो रुक जाएगा या फ्रेमवर्क मिल जाएगा प्रोसिक्यूट करने का। आपको भी याद होगा कि किस जल्दबाजी से इस कानून को लाया गया और ख़वातीन के हरासना जो होती हैं उसको बयानिया के तौर पे इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर उससे हुआ क्या, अगस्त 2016 में ये कानून आ गया। जो कोर्ट्स डेजिग्नेट होने थे, जहाँ ट्रायल्स चलनी थी, वो मई 2017 तक केसेस जो हैं वो नहीं चले। इस दौरान और इनके साथ इन कंप्लेनेंट का भी, वो सुबह 8 बजे जाती थी, 2 बजे एक और तारीख लेके आ जाती थी। FIA उस कोर्ट में ये केस पहले चला रहा था जिसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। जून 2017 में तो ये सही अदालत के सामने पहुंचा, केस वहाँ से चलना शुरू हुआ। तो इस तरह से, और दूसरा कि इनका रवैया कि कौन सी कंप्लेंट्स को तरजीह दी जाती है, किस तरीके से इनका रवैया होता है, आगे कैसे लेके चलते हैं, तो ये तमाम मुश्किलात, ये FIA का काम था इनको गाइड और असिस्ट करना, लेकिन ये हुआ नहीं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, आप उठा के देखें रिकॉर्ड, और मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से तकरीबन 5 साल से जायज़ा ले रही हूँ और कराची में जो केसेस चल रहे हैं, ज़्यादातर केसेस इनके ना आने पे प्रोसिक्यूटर नहीं आए, IO नहीं आए, केस प्रॉपर्टी नहीं आई, इन अजर्नमेंट्स की वजह से खिंचे चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कितना लाजमी है कानून बनने के साथ साथ इदारों का ताउन करना, मुतासरा ख़वातीन के साथ ताउन करना। और ये हल नहीं है कि आप मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करके रखें, बल्कि जुर्म को वक्त पर साबित करें और फिर उसको जुर्म की सज़ा मिले। मुजरिम को गिरफ़्तार होना चाहिए, वरना मुतासरा खातून 5 साल तक भुगत ना रही होती, जगह जगह दस्तक ना दे रही होती कि मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने भी सफ़र किया और बाद में जब जुर्म साबित हो गया तो मुजरिम अपनी सज़ा पहले ही भुगत चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।